हेलो दोस्तों, मैं रोहन स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल लर्नर्स फेलो पे। अगर आप ट्रांसलेटर एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल बिल्कुल आपके लिए सही प्लेटफॉर्म है। आज हमारा इडियम एंड फ्रेज सीरीज़ का डे 5 है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और चैनल के प्लेलिस्ट में जाके अगर आप कोई भी ट्रांसलेटर एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उसमें AMD ट्रांसलेटर, DRDO ट्रांसलेटर, KVS ट्रांसलेटर और जो आपका पटना हाईकोर्ट ट्रांसलेटर, सभी के लिए वीडियो उसमें प्लेलिस्ट में बने हुए हैं, आप उसमें जाके देख सकते हैं। चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं हमारा आज का सीरीज़ इडियम फ्रेज सीरीज़ का डे 5। पहला आज का हमारा है इडियम क्रॉस स्वॉर्ड। देखिए, स्वॉर्ड का मतलब क्या होता है? तलवार, है ना। तलवार हो गया। क्रॉस स्वॉर्ड देखते होंगे कि जैसे कोई स्वॉर्ड ऐसे लटका हुआ होता है। जब भी दो तलवारें लटकी होती हैं तो ऐसे लटकी हुई होती हैं। तो जब दो लोग ऐसे कब करते हैं? तलवार जब ऐसे कब होती है? जब दो लोग लड़ाई करते हैं, यानी तलवार से तलवार जब टकराते हैं तो एक का तलवार ऐसे होता है और दूसरा उसको ऐसे रोकता है ना, डिफेंड करता है। तो क्रॉस स्वॉर्ड का क्या मतलब होता है? लड़ना। यानी कि स्वॉर्ड क्रॉस शेप में कब आएंगी? जब दो लोग लड़ाई करेंगे। तो क्रॉस स्वॉर्ड का याद रखेंगे मतलब क्या होता है? लड़ना। टू क्वेरल और फाइट, दोनों का मतलब सेम है। फाइट और क्वेरल सेम ही है, सिनोनिम्स हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्राई फॉर द मून। ठीक है, जो लोग सीरियस स्टडी कर रहे हैं वही लोग वीडियो देखें, क्योंकि बहुत लोग शुरुआत करते हैं, वीडियो देखते हैं, फिर स्किप करके चले जाते हैं। कोई आज यहाँ चैनल देखेंगे, कल वहाँ चैनल देखेंगे। मेरा ये नहीं है कि आप यहीं देखिए, जहाँ भी आपको बेस्ट मिले, कोई मैटर मिले, कोई आपके सीखने लायक चीज़ें मिले, आपको ज़रूर देखिए। और एक निवेदन आप लोगों से, रिक्वेस्ट और है कि जैसे किसी भी चैनल पे आप कोई भी वीडियो देखते हैं या कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ आप वीडियो देख के मत रहिए। जैसे मेरा ही वीडियो देखे, एक बार दो बार देखे, समझ गए, ठीक है, अच्छी बात है। इसका PDF ज़रूर डाउनलोड कर लें टेलीग्राम चैनल पे, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लर्नर्स फेलो नाम से चैनल है, वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर लीजिए और उसको खुद से बैठ के उस पर मनन करिए, सोचिए, आप पढ़िए। ठीक है, तभी आपका ये हो पाएगा तैयारी अच्छे से। नहीं तो वीडियो देख के देखिए आप, हम तो एक्टिव है पढ़ाने में अभी आपको, आप थोड़े से इनएक्टिव हो जाते हैं वीडियो देखने के बाद। अगर आप उसको लिखेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, रिवीजन नहीं करेंगे तो आपका नहीं होगा। ठीक है, तो उसको ज़रूर ट्राई करें लिखने पढ़ने का, यानी इसको आप फिर से कॉपी पे लिख के प्रैक्टिस जरूर करिए। सेकंड है हमारा क्राई फॉर द मून। ठीक है, अब कोई बच्चा है वो मून के लिए क्राई कर रहा है कि नहीं मुझे चंदा मामा चाहिए, ठीक है, चंद्रमा दिला दो, ऐसा कोई कह रहा है कि नहीं मुझे मून चाहिए। तो क्या वो पॉसिबल है? बच्चे का जो वो रोना है, क्या वो पॉसिबल है? वो मतलब सही चीज़ के लिए रो रहा है, यानी वो ऐसी चीज़ मांग रहा है जो पॉसिबल ही नहीं है, जो उसको ला के देना ही पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो पेरेंट क्या करेंगे? इसका क्या मतलब है? देखिए कि किसी असंभव वस्तु की कामना करना, जब भी कोई असंभव चीज़ की कामना करता है, जैसे मान के चलिए कि कोई इंसान कहे कि भाई, जैसे कि उसको एक्टिंग नहीं आ रही है ना, या कोई एकदम सीधा साधा इंसान है, कोई कहता है कि भाई मुझे जो है वो राष्ट्रपति जिस चेयर पे बैठते हैं वो कुर्सी जो मिल जाती अभी के अभी तो कितना अच्छा रहता। तो ये तो असंभव चीज़ है ना भाई, कि आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, आप राष्ट्रपति क्या बनने के लिए जो जो अहर्ताएँ हैं उसको रखते नहीं हैं, है ना, और आप चाह रहे हैं कि राष्ट्रपति की कुर्सी आपको मिल जाए। तो ये देन यू आर क्राइंग फॉर द मून, है ना। आप किसी असंभव चीज़, ऐसी चीज़ के लिए कामना कर रहे हैं, ऐसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं जो असंभव है। ठीक है, क्राई फॉर द मून का क्या हो जाएगा? जैसे मान लीजिए कोई रात में कहे कि मुझे अमेरिका घूमना है, अब वो इंडिया में बैठा है। अब ये तो असंभव चीज़ हो गया ना, कि अब रात के 12 बजे कह रहे हैं कि आपको अमेरिका जाना है, कैसे जाएंगे? टिकट अरेंज नहीं है, फ्लाइट में भी जाने में भी टाइम लगेगा, सेम एट द मोमेंट वो चीज़ आपकी पूर्ति नहीं हो सकती। तो देन यू आर क्राइंग फॉर द मून, इसका मतलब टू डिजायर द अनअटेनेबल, है ना, वैसी चीज़ जो असंभव है, बेकार है, यानी उस समय पूर्ति नहीं की जा सकती, उसके लिए रोना। तो ऐसे याद रखेंगे इसको कि क्राई, कोई बच्चा है रो रहा है किसके लिए? मून के लिए, यानी वो ऐसी चीज़ के लिए कह रहा है जो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। देखिए, स्पिल्ड का मतलब होता है जैसे दूध है, कोई ग्लास में रखा हुआ है, वो गिर गया। गिरने का क्या मतलब है? कि ग्लास फॉल डाउन हो गया और दूध जो है वो बिखर गया। तो बिखरना, इसको क्या कहेंगे? स्पिल्ड का मतलब बिखरना। तो बिखरे हुए दूध पे अगर कोई क्राई कर रहा है, रो रहा है, चिल्ला रहा है, तो क्या उसका रोना वाजिब है? यानी वो चीज़ तो हो गया, ठीक है, होनी तो है, जो भी होना होता है वो हो गया, उसके ऊपर रोना, उसी को क्या कहते हैं? क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। इसी को कहते हैं ना हिंदी में एक मुहावरा कि अब पछताए होत क्या लोकोक्ति,
कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी जो चीज़ आपका वो हो चुका है, अब उसके लिए बात करके उसके लिए परेशान होकर क्या फ़ायदा। जैसे मान लीजिए किन्हीं लोगों का एसएससी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर जीएसटी का पेपर 2 अच्छा नहीं गया होगा, या पेपर 1 क्वालिफाई आप नहीं किए होंगे। अब उसके लिए दिन भर बैठ कर सोचेंगे भाई मेरा तो हुआ नहीं, मुझसे तो जीएसटी नहीं हुआ, जब 400 सीट में नहीं हुआ, 500 सीट में नहीं हुआ, तो मुझे केवीएस 5-7 सीट में कैसे होगा, डीआरडीओ 29 सीट में कैसे होगा, पटना हाईकोर्ट का 35 सीट्स ऐसे कैसे होगा। तो ये देन यू आर क्राइंग फॉर द स्पिल्ड मिल्क। ठीक है, जो चीज़ हो चुका है उसको आप बदल नहीं सकते, देन वाई आर यू क्राइंग फॉर दैट। ठीक है, तो वही चीज़ हो गया कि व्यर्थ पछताना, आप बेकार पछता रहे हैं। आपके हाथ में अभी जैसे सामने डीआरडीओ का एग्जाम है, केवीएस का ट्रांसलेटर का एग्जाम है, पटना हाई कोर्ट का ट्रांसलेटर का एग्जाम है, आप उसको कैसे बेहतर कर रहे हैं उस पर फोकस करें। ठीक है, तो क्राई ओवर द स्पिल्ड मिल्क का क्या मतलब हो गया, व्यर्थ पछताना। रिग्रेट इन वेन, देखिए वेन का मतलब होता है व्यर्थ। देखिए मैंने लिख भी रखा है, मैं जो चीज़ पढ़ता हूँ वही आपको बताता हूँ, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हार्ड बता दूं या जो चीज़ इररिलेवेंट है, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम दिया है, देखा है, समझा है, क्वालिफाई भी किया, तो मुझे मालूम है कि आपका पेपर 1 में क्या आता है। तो इसलिए देखिए वेन का मतलब होता है व्यर्थ, है ना। व्यर्थ जैसे कहते हैं ना कि लेबर नेवर गोज इन वेन, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाता, बेकार नहीं जाता। इन वेन का मतलब होता है व्यर्थ। ठीक है, तो कहते हैं रिग्रेट इन वेन फॉर व्हाट कैन नॉट बी अनडन, यानी वैसे चीज़ के लिए पछतावा करना जो कि फिर से उसको अनडन, यानी कि फिर से उसको नहीं सही किया जा सकता। पेपर जैसे जीएसटी 2022 का पेपर अगर आपका अच्छा नहीं गया होगा तो आप उसको अच्छा नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट 2023 में जो वैकेंसी आएगी उसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए अभी से मेहनत करना जरूरी है और एक एक चीज़ देखना जरूरी है। देखिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अभी से आपका वोकैब धीरे धीरे, मैं से जैसे पर डे वीडियो लाता हूँ तो आपको देखते हैं तो आपका धीरे धीरे बिल्डअप हो रहा है। आपको मालूम है आपने अभी कितना ईडीएम फ्रेज तैयार कर लिया, मैं दिखाता हूँ। 82 ईडीएम फ्रेज अभी ये स्पिल्ड मिल्क वाला पढ़ते साथ आपका 82 ईडीएम तैयार हो चुके हैं। आप यकीन नहीं करेंगे अगर आप कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं तो, और मजे मजे में 10-15-20 मिनट की वीडियो है, देखिए आपको समझ में आ जाता है और आपकी तैयारी हो जाती है। तो देखिए 82, ऐसे आप सोचेंगे कि मुझे 82 तैयार करना है तो आपके बर्डन रहेगा, तो पर डे का टारगेट लीजिए, उसको अचीव करिए। चलिए पढ़ाई के बीच में काम की बातें भी होती रहनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा कट अ सॉरी फिगर। नेक्स्ट है हमारा कट अ सॉरी फिगर। देखिए आदमी एक तरह से सॉरी कब बोलता है, जब वो कोई गलती करे या जब कोई उसके मन मुताबिक काम ना हो तो दूसरे से जो लोग अपोलोजाइज करते हैं, कहते हैं कि भाई ठीक है सॉरी इसके लिए। तो हर एक इंसान जब कोई काम करता है, ध्यान से समझिएगा, तो अपना प्रभाव कहीं ना कहीं छोड़ता है। ठीक है, जैसे आपके यहाँ कोई काम करने वाला आदमी आता है तो वो जब काम करके देता है, जैसे कोई मान लीजिए बढ़ई है आपके यहाँ लकड़ी का काम करके गया, गेट लगा के गया लकड़ी का, तो आप उसके काम से खुश होते हैं कि नहीं भाई बहुत अच्छा काम किया है, और या तो बहुत ख़राब काम किया, यानी कोई ना कोई प्रभाव अच्छा या ख़राब पड़ता है हर एक इंसान का। आप किसी से मिलते हैं तो उसका इंप्रेशन जिसको कहते हैं ना, प्रभाव, वो पड़ता है किसी न किसी पे। तो वही है कि कट अ सॉरी फिगर, वैसा इंप्रेशन जब आप कोई काम कर, मतलब जब आप कोई काम करें और आपका प्रभाव किसी पे ना पड़े। ठीक है, तो याद रख लेंगे उसके लिए क्या, जब आपको सॉरी बोलना पड़ जाए, यानी आपकी फिगर उसके सामने, उसका आपकी जो इमेज है वो अच्छी ना बने, है ना, प्रभाव आपका ना पड़े, तो आप कब तब सॉरी कहेंगे कि सॉरी मतलब आपने जितना मुझसे एक्सपेक्ट किया मैं कर नहीं पाया। तो इसीलिए है कट और सॉरी फिगर। इसको ऐसे कहानी बना के आप याद रख सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि अपने प्रयास से तनिक भी प्रभाव न छोड़ना, है ना। जब आप कोई काम करते हैं और आप उस पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाते, कोई प्रभाव नहीं डाल पाते ना, तब आप कहते हैं, उसी को कहा जाता है कट और सॉरी फिगर। यानी फिगर का मतलब समझ लीजिए इमेज, आपकी इमेज जब अच्छी बनाने गए थे, आप किसी के यहाँ इंटरव्यू देने गए थे किसी कंपनी में, आपकी इमेज अच्छी नहीं बन पाई, प्रभाव नहीं छोड़ पाए, तो आपने कहा सॉरी सर। तो ऐसे याद रख लीजिएगा, इसका मतलब आपका किसी पे प्रभाव ना छोड़ना। टू गिव अ पुअर शो, है ना, आप जो है परफॉर्मेंस आपका जो अच्छा नहीं रहे तो इसके लिए। नेक्स्ट है हमारा कट बोथ वेज। देखिए बोथ वेज का मतलब दोनों रास्ता, वेज का मतलब होता है रास्ता, कट बोथ वेज यानी कि आप दोनों तरफ, कभी जैसे दो पार्टी है ना, तो आप इस पार्टी के भी तरफ हैं और इस पार्टी के तरफ भी हैं। जैसे कोई इंसान होगा जो क्या कहेगा, वो कहेगा कि नहीं कांग्रेस भी अच्छी है, और ये कहेगा जब बीजेपी वाला आएगा कहेगा नहीं नहीं भाई बीजेपी भी बहुत अच्छी है। यानी जो जिस समय जैसा रहे दोनों पार्टी के पक्ष में बोले,
उसी को क्या बोलते हैं, कट बोथ वेज। देखिए दोनों ही पार्टी के पक्ष में तर्क करना, है ना, कि कांग्रेस भी बढ़िया है और बीजेपी भी अच्छी है, जो हमने जब जैसा माहौल वैसा वो बोलता है। तो बोथ वेज यानी दो रास्ते, है ना, तो दोनों रास्ते पे, जैसे कि कांग्रेस इधर चलती है तो बीजेपी इधर चलती है ना, आइडियोलॉजी अलग अलग है, तो वही चीज़ है। तो याद रखेंगे बोथ वेज यानी कि दो रास्ता, दोनों रास्ता, है ना। बोथ वेज का क्या मतलब है, दोनों रास्ता। तो दोनों रास्ता से आपको याद आ जाएगा कि जो दोनों पार्टी की तरफदारी करे, दोनों पार्टी की बातें करे, तर्क दे। आर्ग्यू इन फेवर ऑफ बोथ साइड, कोई भी पार्टी का क्या यहाँ क्या मतलब है कि सिर्फ कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं हो रही, बोथ साइड, कोई भी, जैसे दो आदमी है तो दोनों का पक्ष ले, उसी को कहेंगे कट बोथ वेज। ठीक है, नेक्स्ट है कट नो आइस। देखिए सेम एज इट इज जो आपका ये वाला एडियम था कट अ सॉरी फिगर, उसी का मतलब ये भी है, कट नो आइस, यानी जब नो आइस कोई, अब जैसे देखिए आइस है ना, यानी कि आप कोई भी आइस जो है जब न पिघले, यानी आपसे, आपके प्रभाव से कोई भी जो है बात ना समझ पाए या आपका परफॉर्मेंस जब अच्छा ना हो, तो उसी को कहेंगे कट नो आइस। यानी कि आप दो आइस काटने चले थे, समझ लीजिए बहुत सारे आइस को आपको काटने का काम मिला और आपने कोई भी आइस नहीं काटा या आप काट ही नहीं पाए। ठीक है, तो जब आप आइस नहीं काट पाए तो आपके परफॉर्मेंस से लोग खुश तो होंगे नहीं, है ना, यानी आपका प्रभाव अच्छा नहीं पड़ा, यानी कोई असर नहीं डालना, आपके परफॉर्मेंस से कोई असर नहीं डाला। टू फेल टू मेक एन इम्प्रेशन, वही सेम चीज़ है कि आप आइस काटने गए थे, इसको ऐसे याद कर लीजिएगा, कट नो आइस, लेकिन आप कोई भी आइस जो है वो काट नहीं पाए, आइस काटने का काम मिला था, आप काट नहीं पाए, जिससे आपका इंप्रेशन किसी के सामने अच्छा नहीं पड़ा, कोई इंप्रेशन नहीं पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट है कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लॉथ। देखिए वंस की जगह पे जैसे कट योर, यू डाल दिए तो यू से योर बन गया, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। बहुत ही अच्छा इडियम है, कहावत है, प्रभाव भी है कि हिंदी में ये ऐसे एक लोकोक्ति है कि एते पाँव पसारिए जेती लांबी सौर, यानी आपको पैर उतना ही फैलाना चाहिए जितनी बड़ी आपकी चादर है। उसी को कहा गया कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। जैसे कोट सिलने के लिए देते हैं आप दर्जी को, तो दर्जी क्या करता है कि जितना कपड़ा है, जैसे इतना बड़ा कपड़ा है तो वो उतना ही उसी हिसाब से कोट की जो है कटिंग करता है, पहले कोई भी कपड़ा सिलने से पहले दर्जी उसको कटिंग करता है और तब उसकी सिलाई करता है, तो उतनी ही कटिंग करेगा ना जितना कपड़ा है। अब मान लीजिए कपड़ा इतना बड़ा है और आप इतना बड़ा उसका वो चाहते हैं कि आर्म का लेंथ, बाँह का जो है लंबाई हो, तो कपड़ा छोटा पड़ जाएगा ना। वही बात है कि अपनी आय के अनुसार व्यय करना। अब जब आप आय से ज़्यादा खर्च करेंगे तो आप कर्ज में चले जाएंगे, है ना, और इसीलिए आपको अपने आय के अनुसार खर्च करना चाहिए। तो यही कहा, इसलिए कहा जाता है कि कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। ये सिर्फ आय से संबंधित नहीं है, ये और भी सेंस में ले सकते हैं कि आपको उतना ही पढ़ना चाहिए जितना आपका हेल्थ अलाउ करे। ठीक है, बहुत परेशान हो जाएंगे, बहुत आप पैनिक हो जाएंगे कि मेरा एग्ज़ाम आने वाला है, जैसे 8 जनवरी को पटना हाईकोर्ट ट्रांसलेटर का है एग्ज़ाम, बहुत लोग पैनिक हो जाएंगे कि मैंने पढ़ा नहीं, क्या पढ़ूँ, कहाँ से पढ़ूँ, ये सब परेशानी बहुत ज़्यादा है। तो वो लोग पैनिक हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा पढ़ना शुरू कर देंगे, चाहेंगे कि एक ही दिन में हम तैयारी कर लें, लेकिन नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि शरीर आपका अलाउ नहीं करेगा, जितना शरीर अलाउ करे। इसलिए तब फिर कहेंगे कट योर कोड अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। ठीक है, पटना हाईकोर्ट के लिए भी प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, वीडियोज़ हैं। तो अपने आय के अनुसार व्यय करना। टू लीव विद इन वंस मीन्स, जितना आपका मीन्स है, साधन है, उसी हिसाब से आपको काम करना चाहिए। ठीक है, वीडियो समझने में दिक्कत हो आप 2 बार देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, डांस टू वंस ट्यून। जैसे वंस की जगह लगा सकते योर ट्यून, है ना, हिज ट्यून। डांस टू वन, किसी के इशारे पे नाचना, देख रहे हैं, डांस टू वंस ट्यून, किसी के ट्यून, ट्यून मतलब धुन, किसी और के धुन पे नाचना, कहने का मतलब है हुक्म का पालन करना। जैसे नहीं कहते कि वो मेरे इशारों पे नाचता है, मेरे धुन पे नाचता है, यानी जैसा हम ट्यूनिंग देंगे, जैसा हम इंस्ट्रूमेंट बजाएंगे, वैसा सामने वाला डांस करेगा। जैसे डीजे वाले नहीं करते हैं, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, तो डीजे वाले बाबू जैसा गाना चलाएंगे वैसा ये डांस करेगी, गाने का यही मतलब है। तो इसका क्या मतलब है, तो वो गाना वाला इसमें नहीं सेंस है। क्या मतलब है कि जो इंसान किसी के धुन पे नाचना, यानी कि किसी के इशारों पे काम करना, जो कोई इंसान आपको जैसा काम कहेगा वैसा आप करिएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हुक्म का पालन करना, कोई आपको हुक्म देगा और आप पालन करेंगे। ओबे टू वंस ऑर्डर, किसी के ऑर्डर का जब आप पालन करते हैं हमेशा, तो उसे कहेंगे डांस टू वंस ट्यून। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारा डार्क हॉर्स। देखिए डार्क हॉर्स का याद रखिएगा, डार्क का मतलब होता है एकदम क्या, घना अंधेरा कह सकते हैं। डार्क मतलब काफ़ी ज़्यादा, हॉर्स का मतलब घोड़ा हो गया। तो याद रखिएगा कि डार्क हॉर्स ये एक तरह से सिंबलाइज किया गया है कि जब अप्रत्याशित जीत आपको मिल जाए, है ना। यानी कि ऐसे याद रखिए इसको कि डार्क हॉर्स एक था, यानी कि काफ़ी ज़्यादा डार्क, कहने का मतलब है कि गहरे कलर का एकदम एक हॉर्स था। वो क्या किया कि जब रेस में पार्टिसिपेट हुए तो सभी घोड़े पार्टिसिपेट किए, है ना, और रेस लगा और तब जाके कोई घोड़ा जीतता है। लेकिन ये जो डार्क हॉर्स था ये गया और अपने, इसकी कलर इतनी मतलब सुंदर थी ना, तो वो वहाँ पे पहुँचा और जब रेस लगी तो सब और घोड़े चाहे जो भी लोग हैं इसके मतलब कलर को देखने लगे और ये घोड़ा आराम आराम से दौड़ते हुए भी जीत गया। सब इससे पीछे रह गए, सब एक दूसरे में बात करने लगे कि भाई ये डार्क हॉर्स कैसा है, डार्क हॉर्स कैसा है। और वो घोड़ा जो है वो अपने काम में लगा रहा और वो जीत गया। तो सब लोग जब रिजल्ट आया तो सब लोग आश्चर्यचकित हो गए कि अरे भाई ये तो एकदम इम्पॉसिबल था, अप्रत्याशित जीत है ना। कोई सोचा भी नहीं था कि ये डार्क हॉर्स जीतेगा, क्योंकि ये तो धीमा दौड़ रहा था। और ये जीत कैसे गया, क्योंकि सब लोग और लोग मेहनत नहीं किए, मेहनत करता रहा। तो यही है जो वैसा जीत जो अप्रत्याशित रूप से जीत हो, कोई सोचे ना और कोई आदमी जीत जाए। वन हु विंस अनएक्सपेक्टेडली, तो उसको कहेंगे डार्क हॉर्स। जैसे मान लीजिए आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, कोई सोच नहीं रहा, रिलेटिव सोचते हैं कि एकदम बेकार है, घर वाले भी कहते हैं चलो ठीक है पढ़ रहा है ना। दोस्त लोग सोचते हैं कि नहीं हम लोग पास कर गए, ये पता नहीं क्या कर रहा है, इतने दिन से तैयारी ही में लगा है ट्रांसलेटर की। तो आप मेहनत करते रहें और आप क्या करते हैं कि हाँ एग्जाम का रिजल्ट आए और आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए, तो क्या है जो डार्क हॉर्स यही है कि जब कोई अप्रत्याशित रूप से जीते, कोई कल्पना ना करे और वो जीत जाए। नेक्स्ट हमारा डेड लेटर। देखिए डेड लेटर का क्या मतलब है कि कानून जो कभी लागू था लेकिन अब लागू नहीं है, यानी वैसा कानून, वैसा लॉ जो एक टाइम पे लागू था। देखिए कानून बदलता रहता है हमेशा। जैसे मान लीजिए कोविड का, कोरोना का टाइम में लगा था कि भाई 8 बजे रात तक ये होगा, 8 बजे के बाद आपका सुबह 6 बजे तक जैसे है कि लॉकडाउन लगा रहेगा, कोई आ जा नहीं सकते हैं, बिना मास्क के आप नहीं जा सकते, ऐसा ऐसा जो भी प्रावधान था लगे थे। लेकिन अब क्या है, अभी तो जैसे कोविड का सिचुएशन फिर बढ़ रहा है, लेकिन अभी तो गाइडलाइन नहीं आई है। तो वो कानून उस समय बन गया था कोविड का। लेकिन अब जैसे मान लीजिए कोई एक लेटर था, लेटर में कुछ नियम कानून लिखे थे, लेकिन अब वो कानून खत्म है, अभी तो लॉकडाउन की सिचुएशन नहीं है इंडिया में। तो वो लेटर क्या कहलाएगा, डेड लेटर। यानी कि वैसा कानून जो पहले लागू था लेकिन अब वो डेड हो चुका है, यानी अब उसका वो खत्म हो गया है। ठीक है। अ लॉ और ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस का मतलब होता है अध्यादेश, अध्यादेश। ये सब दोनों सदन से पास करवाना होता है, राष्ट्रपति ला सकते हैं कोई भी कानून, राष्ट्रपति के साइन से आ सकता है। आर्टिकल नहीं 61 में तो वो अध्यादेश लाया जाता है इनके खिलाफ, राष्ट्रपति। ठीक है, ये देखिए तो देर इज नो लॉन्गर इन्फोर्स, यानी वैसा लॉ जो अब नहीं है, ठीक है, अब लागू नहीं है, उसको कहेंगे डेड लेटर। यानी वैसा लेटर जिसमें कानून लिखे थे लेकिन अब वो मर चुका है, अब वो लागू नहीं है, इंप्लीमेंटेड नहीं है, तो उसको डेड लेटर कहेंगे, ऐसे याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा डेमोकल्स स्वॉर्ड। देखिए डेमोकल्स स्वॉर्ड, स्वॉर्ड का मतलब वही है क्रॉस स्वॉर्ड, पढ़ा था ना सबसे पहला आइडिया आज का, क्रॉस स्वॉर्ड। जब क्रॉस ऐसे कब बनता है, जब दो लोग लड़ाई करते हैं, लड़ना का था क्रॉस स्वॉर्ड। तो ये डेमोकल्स स्वॉर्ड, स्वॉर्ड का मतलब वही है तलवार है। और डेमोकल्स क्या है, देखिए ये एक कहानी में बताता हूँ इससे रिलेटेड कि जैसे खतरा मंडराने का, इससे इसका क्या मतलब होता है कि सिर पर मंडराता खतरा, उसी को बोलते हैं डेमोकल्स स्वॉर्ड। देखिए एक डेमोकल नाम का आदमी था, क्या था, एक डेमोकल नाम का आदमी था, और उसको क्या था कि उसको एक पनिशमेंट के मतलब काफ़ी जो था वो इधर उधर छीन झपट रॉबरी ये सब में लगा हुआ रहता था। तो उसको पनिशमेंट क्या दिया गया कि इसके सर पे एक क्या करो कि एक ऐसे डंडा लगा के, जैसे मान लीजिए सर है ऐसे, तो इसी में इसके पीछे से कंधे से एक ऐसा लकड़ी बांध दो और उसमें एक तलवार ऐसे बांध लटका के, है ना, ठीक है, यहाँ पे इसके बॉडी से एक अटैच कर दो लकड़ी, और लकड़ी में यहाँ पे लटका दो क्या, एक तलवार लटका दो। अब डेमोकल नाम का आदमी था, अब डेमोकल नाम के आदमी के सर के ऊपर ऐसे तलवार लटका देगा, तलवार कभी इधर जाए कभी इधर जाए, वो आगे बढ़ता तो तलवार ऐसे ऐसे घूमता रहता। तो इसी से लोग कहने क्या लगे कि डेमोकल स्वॉर्ड, यानी कि डेमोकल के सर पे खतरा मंडराता रहता है हमेशा। डेमोकल के जो सर पे है वो स्वॉर्ड है
और वो खतरा है उसके लिए कि कभी भी पता चलेगा कि ज़्यादा अगर तेज़ वो दौड़ा भागा तो वो तलवार इसके सर पे गिरेगा और वो मर जाएगा। तो यही सिर पर मंडराता खतरा। तो डेमोकल नाम का आदमी था और जिसके सर पे स्वॉर्ड था, यानी उसके सर पे हमेशा खतरा जो है वो मंडराता रहता था। कॉन्स्टेंट थ्रेट, हमेशा के लिए जो खतरा रहे, ठीक है, वही है डेमोकल स्वॉर्ड। याद हो जाएगा कि डेमोकल के सर पे स्वॉर्ड। देखिए मेरा मतलब यही है, मकसद कि आपको याद हो जाए। कोई भी कहानी आप अपने मन से भी, आपको अगर इससे कोई कहानी नजर आए बना लीजिए। अगला है डाई अ डॉग्स डेथ। देखिए कोई जब कुत्ते की मौत मरता है ना, डाई मरना, डॉग कुत्ता हो गया, डेथ मतलब वो मरना, ठीक है, मौत। तो जब कोई कुत्ते की मौत मरना, नहीं कि कुत्ते की मौत मर गया, यानी कहने का मतलब है कि जब कोई एकदम क्या कहते हैं कि जब शेमफुल डेथ हो किसी का, शर्म के कारण एकदम शर्मनाक मौत हो, उसी को कहते हैं डॉग्स डेथ। लज्जाजनक मौत मरना, है ना, एकदम लज्जे से काफ़ी ज़्यादा साइफुल, वो मतलब क्या कहते हैं कि शर्म से जो मर जाए, है ना, लज्जाजनक मौत, यानी टू डाई अ शेमफुल डेथ, काफ़ी शर्म आए, यानी ऐसा काम करके मरे कि मतलब बाहर उसकी बेइज्जती हो, है ना, बहुत अच्छा काम करके नहीं, कि बहुत लोग अच्छे काम करके जब मरते हैं तो उनका नाम होता है, लेकिन बहुत लोग, जैसे मान लीजिए कोई घोटालेबाज है या कोई देश का पैसा लेके भागा है और पैसा लेके भागा और उस क्रम में मर गया भागते समय, या बैंक लूटते समय कोई चला गया और वो मर गया, तो वही क्या है कि ऐसी मौत है किसी को बता भी नहीं सकते आप, लज्जाजनक मौत है ना। तो डाई ए डॉग्स डेथ मतलब कुत्ते की मौत, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डाई इन हार्नेस। देखिए हार्नेस का मतलब होता है कि काम के दौरान, जब आप कोई ऑफिस में काम कर रहे हैं उसी समय आपकी मौत हो जाती है, या सर्विस में हैं आप, जॉब में हैं, उस समय आपकी मौत हो जाती है ना, तो उसी को कहते हैं डाई इन हार्नेस, अपने कार्यावधि के दौरान मृत्यु होना। कि जैसे कोई जॉब है, उसका रिटायरमेंट 60 ईयर्स में है, लेकिन मान लीजिए कोई 58 ईयर्स में उसकी डेथ हो गई, तो उसको क्या बोलेंगे, डाई इन हार्नेस। हार्नेस मतलब कार्यावधि, जो उसका जॉब है उसी के दौरान मृत्यु होना। डाई वाइल इन सर्विस, ठीक है, जब उसकी सर्विस बची हो, यानी रिटायर ना हुआ हो उससे पहले जब किसी की मौत हो जाए तो उसी को कहते हैं डाई इन हार्नेस। नेक्स्ट है हमारा आज का लास्ट है डॉग इन द मैंजर। देखिए मैंजर का क्या मतलब होता है, MANGER। मैंजर का मतलब होता है नाद। जो ग्रामीण परिवेश से जुड़े होंगे या जो तबेला वगैरह देखे होंगे, तो जैसे भैंस गाय है ना, उनको खिलाने के लिए ऐसे सीमेंट का बना दिया जाता है नाद, और उसमें जो गाय भैंस है वो अपना सर डाल के ऐसे ऐसे यहाँ पे खाना रखा होता है और वो सर इसमें डालते हैं, खाना लेते हैं फिर खाते हैं। तो ये मान लीजिए नाद है, इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसी को सीमेंट का जो ऐसा होता है मैंजर बोलते हैं। तो अब उसमें डॉग इन द मैंजर, अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई कुत्ता आ जाए, इसमें कोई कुत्ता आके बैठ जाए, तो वो क्या करेगा, वो अब घास, तो उसमें नाद में क्या होता है, गाय भैंस जो खाते हैं घास होता है, तो कुत्ता तो घास खाएगा नहीं, और जब यहाँ पे कोई गाय भैंस इसमें खाना चाहेगा तो उसको भी भाव भाव करके बार्क करेगा और उसको भगा देगा, उसको भी नहीं खाने देगा, क्योंकि ये कहेगा कि नहीं मैं यहाँ बैठा हूँ, तुम नहीं खा सकते हो। यानी जब कोई ऐसा व्यक्ति जो न खुद लाभ उठा रहा हो और ना आपको लाभ लेने दे, यानी बहुत लोग ऐसे होते हैं ना कि हमको नहीं मिला तो हम भी नहीं लेने देंगे। यानी अगर कुत्ते के पास खाना नहीं है, तो कोई कुत्ता है जो चला गया भैंस के नाद में, मैंजर में, और वहां पे कह रहा कि नहीं आज हम भूखे रहे हैं तो आज इसको भी भूखे नहीं, मतलब इसको भी भूखा रहना होगा, ये भी भूखा रहेगा आज, ठीक है। तो उसी को कहेंगे डॉग इन द मैंजर, यानी जो दूसरे को उस सुख का भोग नहीं करने देता जो उसके किसी काम का नहीं है ना। अब जैसे कुत्ते का तो वो खाना किसी काम का नहीं है, तो वो जिसके काम का है उसको भी नहीं भोग ये करने देगा, और वो घास तो कुत्ते के काम का चीज है भी नहीं, दूसरे का पेट भर सकता है लेकिन वो नहीं करने देगा। तो वही है कि जो दूसरे के उस सुख का भोग नहीं करने दे उसको काम का नहीं है। मान लीजिए काम का होता है तो ठीक है, चलो भाई इसको खुद है तो इसलिए नहीं काम मतलब खाने दे रहा है या कुछ और, लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं, आपके लाइफ में भी मिलेंगे ऐसे, जो जिसके उसके किसी काम का नहीं है लेकिन फिर भी आपको नहीं देगा। जैसे मान लीजिए कोई खाना फेंकने जा रहा है, वो उसके काम का नहीं है, वो फेंकेगा ही, लेकिन वो डस्टबिन में डाल देगा, बगल से एक अगर कोई गाय गुजर रही है उसको खाना नहीं देगा, भाई दे दो। तो इसी को कहेंगे डॉग इन द मैंजर, कि ना वो उसके काम का नहीं है फिर भी किसी और को भी नहीं उससे सुख लेने दे रहा। अ पर्सन हु प्रिवेंट्स अदर फ्रॉम एंजॉइंग व्हाट ही कैन नॉट, यहां होगा, ठीक है। तो आज के लिए यही था, वीडियो को एक बार दो बार देखेंगे आपको ध्यान आ जाएगा।
और एक क्वेश्चन, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा है तो आप मुझे एक इडियम का बताइएगा क्या मतलब है कमेंट बॉक्स में, तभी मैं समझूंगा कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। दोस्तों तैयारी अगर कर रहे हैं सीरियसली करिए, मतलब नहीं तो नहीं करिए, ठीक है, बिल्कुल मत करिए फिर। और पढ़ रहे हैं तो मन से पढ़िए। सिलेक्शन क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। बाइट द डस्ट, ठीक है, बाइट द डस्ट का मीनिंग क्या होता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। ट्रांसलेटर की तैयारी कर रहे हैं आप, इंग्लिश और हिंदी दोनों में मुझे बताएंगे कि बाइट द डस्ट इस इडियम का क्या मतलब होता है। और वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं आप। कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन हो हमारे लिए, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कुछ पूछना भी हो ट्रांसलेटर एग्जाम से रिलेटेड, कोई भी आपकी क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, जवाब जरूर मिलेगा। हाँ, और लर्नर्स फेलो चैनल जो है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको टेलीग्राम पे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। बहुत सारे ट्रांसलेटर एग्जाम्स की तैयारी करने वाले दोस्त जुड़े हैं, है ना। और वहाँ से PDF डाउनलोड करिए और उसको कॉपी में नोट करिए, लिखिए। लिखने से आपको और याद होगा। वीडियो देखिए और फिर उसको लिखिए, प्रैक्टिस करिए, तब आपको पढ़ाई अच्छी होगी। वीडियो देख के छोड़ दीजिएगा, कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर लगता है कि आपने कुछ भी सीखा हो आज के सेशन में। अगर आपको 2 इडियम भी अगर याद हुआ है, अगर मैं आपकी मदद कर पाया हूँ कुछ इडियम्स याद करने में, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए, वीडियो मिस नहीं हो कोई भी, और दोस्तों को शेयर भी करिए, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ तो इसमें क्या है कि मैं ये मानता हूँ कि कर भला तो हो भला, तो इसलिए आप भी किसी और का ही भला करिए, आपका भी भला होगा, ठीक है। और वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत दिल से आभार।